हेलो स्टूडेंट्स। मैट्रिक्स का फर्स्ट लेक्चर देखने के बाद में आपके माइंड में कई सारे डाउट्स आए होंगे कि कितने टाइप्स के मैट्रिसेस पॉसिबल हैं, उनकी क्या क्या फॉर्म है और कितने कितने मैट्रिसेस हम लोग बना सकते हैं। आपके इन डाउट्स का जवाब देने के लिए आज मैं आपके सामने लेक्चर 2 प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, मैं अजय जैन यूट्यूब के मैट्रिक्स चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर। हम देखेंगे कि कितने डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिसेस होते हैं। तो मैंने आपके सामने बोर्ड पर कुछ टाइप्स लिखे हैं। ये फर्स्ट 6 टाइप्स है, इसके अलावा और भी हम टाइप्स देखें। तो आप देखिए, मैंने पहला टाइप लिखा है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज केवल एक होती है। मींस उसमें केवल एक ही रो होनी चाहिए, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। तो क्या आप ऐसी कोई मैट्रिसेस के एग्जांपल बता सकते हैं? तो लेट्स सी। जैसे कि मैं बात करूं, ये अगर हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना चाहें तो हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज है 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 3। तो हम इसका ऑर्डर बता सकते हैं 1/3। और क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 1 है तो इस वजह से ये एक रो मैट्रिक्स है। इसके अलावा अगर हम कहना चाहें तो ये भी एक रो मैट्रिक्स ही है, क्योंकि सिंपल सी कंडीशन है कि नंबर ऑफ रोज 1 होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। तो कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिसेस होती हैं जिनके नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं 1। तो अगर हम कुछ एग्जांपल्स लेना चाहें, एज लाइक आप बात कीजिए इसके बारे में, तो यहाँ नंबर ऑफ रोज हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 1, तो इसका ऑर्डर होगा 2/1। और अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1, तो ये दोनों ही कॉलम मैट्रिक्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, जीरो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो हों उसे हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, और जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो स्क्वायर शेप में हो या फिर रेक्टेंगल शेप में। जैसे कि अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर होगा 2/2 और इसका ऑर्डर होगा 2/3। ये दोनों ही जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स के एग्जांपल्स हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिसेस जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं उन्हें हम स्क्वायर मैट्रिसेस कहते हैं। जैसे कि हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ रोज हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 2। अगर आप देखेंगे तो इसका शेप भी किसी स्क्वायर के फॉर्म में ही नजर आता है। लेकिन ऐसे मैट्रिसेस जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते उन्हें हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। और आप देखेंगे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकते। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे तो डेफिनेटली वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अनइक्वल होंगे तो वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही होगा। सो सिंपल सी कंडीशन है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिनके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ही नॉन जीरो हों, बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, उन्हें हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो मेरी डेफिनेशन पर ध्यान दीजिएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकती। हम एक नॉर्मल स्क्वायर मैट्रिक्स लेके चलते हैं। आप देखिए कि मैंने एक मैट्रिक्स ली जिनके एलिमेंट्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो टोटल एलिमेंट्स हुए 9 और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/3। क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है तो हम इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर एक प्रिंसिपल डायगोनल होती है जो कि ये वाली होती है, इसे हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। वैसे तो नॉर्मली हम डायगोनल इसे भी कहते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो इसे हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स अभी यहाँ पे है 2, 2 और 9। तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी, वो सब क्या हो जीरो, तब उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ऐसा कोई एग्जांपल लेना चाहें तो हम ऐसा एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं। अब देखिए कि ये 3/3 का एक मैट्रिक्स है, तो डेफिनेटली एक स्क्वायर मैट्रिक्स है।
और इस स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है, जीरो। तो जब कोई मैट्रिक्स इस कंडीशन को फॉलो करता है तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। नाउ लेट्स सी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो डेफिनेटली हमें स्केलर मैट्रिक्स के लिए भी स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए होगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल है -4 0 0 -4। इसका ऑर्डर होगा 2/2, क्योंकि ये 2/2 का ऑर्डर है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, और क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम है तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। ये हमारे लिए एक एग्जांपल है स्केलर मैट्रिक्स का। लेट्स सी फर्दर मोर टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस। 7th टाइप है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे स्केलर मैट्रिक्स जिनके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो उन्हें हम कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल, ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्योंकि इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। क्योंकि इसके सभी डायगोनल एलिमेंट सेम है तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। और क्योंकि सभी स्केलर और सभी डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, इस वजह से इसको हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग मोस्टली कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, और अगर मैं कैपिटल आई के आगे 3/3 लिख दूं, इसका मतलब ये हुआ कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो 3/3 ऑर्डर की है, या फिर 2/2 लिख दूं तो ये मतलब होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 होगा। और अगर हमें इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिखना है तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म होगा 1 0 0 1, क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा, डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, स्केलर मैट्रिक्स भी होगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होगा। नेक्स्ट है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे स्क्वायर मैट्रिसेस जिनमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे एग्जिस्ट करने वाले सारे एलिमेंट्स 0 हों उन्हें हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस कहेंगे। तो एग्जांपल जैसे आप समझिए -2 2 5 3 7 2 0 0 0। यहां एक 3/3 का मैट्रिक्स है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के जस्ट नीचे एग्जिस्ट करने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 है। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स हमें मिलता है तो उसे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ देखिए एक ट्रायंगल भी फॉर्म हो रहा है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा टाइप का ट्रायंगल है, अपर ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं जिनके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर एग्जिस्ट करने वाले सभी एलिमेंट्स 0 हों। यहां पे देखते हैं -2 5 7 3 2 1 0 0 0। अब देखिए ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसकी जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो मैं यहाँ पे आपको लोकेट कर रहा हूँ। इस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है, 0। अगर ऐसा है तो हम इसे कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है और ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो इस तरह से हमने मैट्रिसेस के सभी टाइप्स देखे यहाँ पे, और मैं चाहूंगा कि एक बार वापस आप वीडियो को रिवर्ट में जाकर देखें कि कौन कौन से टाइप थे और उन टाइप्स के एग्जांपल्स क्या थे जिनसे कि आपको मैट्रिसेस की आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर हो। नाउ आगे बढ़ते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो ऑपरेशन के तौर पे सबसे पहला मैं ऑपरेशन लेता हूं, दैट इज द ट्रांसपोज। देखते हैं कि ट्रांसपोज क्या होता है। जब कभी एक मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं तो हम रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं, कॉलम को रोज में चेंज कर देते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि आप सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे लिया -2 3 1 5 2 7। मुझे इसका ट्रांसपोज करना है। जब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो मैं रोज को कॉलम में चेंज कर दूंगा और कॉलम को रोज में चेंज कर दूंगा। तो आप देखिए यहां पर कितनी रोज हैं, देयर आर 2 रोज। कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स। तो रोज जब कॉलम में चेंज हो जाएंगी तो ये बनेगा, इस रो को मैं कॉलम में लिखूंगा -2 3 1 और इस रो को मैं कॉलम में लिखूंगा 5 2 7।
अपने आप कॉलम रो में चेंज हो जाएगी। तो कॉलम क्या था पहला -2 5, रो में चेंज हो गया। सेकंड 3,2 3 and 2, और थर्ड वन 1 7 1 7। तो अपने आप जैसे ही मैंने रो को कॉलम में चेंज किया तो कॉलम रोज में चेंज हो गई। अब कुछ जरूरी बात, अब देखिए कि पहले जो मैट्रिक्स था उसका ऑर्डर था 2/3, और जब मैंने उसका ट्रांसपोज किया तो ऑर्डर बना 3/2। तो शायद आपको कुछ समझ आया हो कि एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज के ऑर्डर के बीच में क्या रिलेशन होता है। अगर किसी मैट्रिक्स का जनरल ऑर्डर है m/n, तो उसके ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा वो होगा n/m। बहुत सिंपल है, वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमने रोज को कॉलम में चेंज कर दिया। तो पहले जो नंबर ऑफ रोज थे वो अब नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे, और पहले जो नंबर ऑफ कॉलम्स थे वो नंबर ऑफ रोज हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल सही होगा कि पहले जो मैट्रिक्स का ऑर्डर था वो उसके ट्रांसपोज के ऑर्डर के बिल्कुल रिवर्स वे में होगा। तो अगर मैं कहूं कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/7 है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा 7/1, पहली बात। दूसरा ये कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को हम किस तरह से डिनोट करते हैं। तो अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है जिसका हमें ट्रांसपोज करना है, तो इसका ट्रांसपोज हम या तो इस तरह से या फिर इस तरह से डिनोट करते हैं। आपकी बुक में या तो वो इस तरह से डिनोट किया गया होगा या फिर इस तरह से डिनोट किया गया होगा। ये दोनों ही रिप्रेजेंटेशन ट्रांसपोज के हैं। बहुत सिंपल सा ऑपरेशन है कि जब कभी हम रोज को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं और कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज करते हैं, तो हमें जो मिलता है मैट्रिक्स मिलता है उसे हम उस ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज मैं मैट्रिक्स को दो टाइप में डिवाइड कर सकता हूं। द फर्स्ट वन इज दैट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है वो देखते हैं। जब कभी मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं और ट्रांसपोज करने के बाद मुझे वो मैट्रिक्स एज इट इज मिल जाए तो उसे हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए कि जैसे यहाँ पे ए ट्रांसपोज है, मैंने कोई एक मैट्रिक्स था ए, इसका ट्रांसपोज किया और मुझे वापस क्या मिल गया, ए मिल गया। तो अगर ऐसा कुछ पॉसिबल होता है किसी मैट्रिक्स के लिए तो वो हमेशा कौन सा मैट्रिक्स रहेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं -3 2 1, चलिए ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3/3, और मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं। मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो। तो मुझे क्या करना है, मुझे रोज को कॉलम में चेंज करना है। मेरे पास रो ये है, इसको कॉलम वाइज लिख लूंगा, फिर सेकंड रो को कॉलम की फॉर्म में, फिर थर्ड रो को कॉलम की फॉर्म में। अब आप चेक कीजिए क्या ये और ये सेम है। तो आप देखिए कि यस, अगर आप देखेंगे तो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर भी सेम है और दोनों मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। जब कभी ऐसा हो कि दो मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होते हैं और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं, तब हम उन दोनों मैट्रिसेस को इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं। आगे जाके आपको ये जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। तो यहां पर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, इसका मतलब ये एक ऐसा मैट्रिक्स था जिसका ट्रांसपोज करने पर वापस मुझे वही मैट्रिक्स मिल गया। तो अगर ऐसा पॉसिबल हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब एक क्वेश्चन, क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है या वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी पॉसिबल हो पाएगा? आप इस पर विचार कीजिए। सुनिए, अगर एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर m/n होगा, जहां पर m और n डिफरेंट डिफरेंट होंगे। हम उसका ट्रांसपोज करते हैं तो हमें रिजल्टेंट ऑर्डर क्या मिलेगा, n/m। तो पहले ओरिजिनल मैट्रिक्स का ऑर्डर था m/n और ट्रांसपोज का ऑर्डर बना n/m। जब इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर डिफरेंट डिफरेंट है तो क्या आप इन्हें इक्वल मैट्रिक्स कह पाएंगे? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसा नहीं है तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एप्लीकेशन पॉसिबल होगा। तो अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो याद रखिएगा कि वो केवल केवल स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। अच्छा, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि सभी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन मेरा रिवर्स जरूर ट्रू है, दैट इज दैट ऑल द सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर स्क्वायर मैट्रिसेस एंड इट्स रियली ट्रू। ट्रांसपोज के ऑपरेशन पर मैं मैट्रिक्स को जो दूसरे टाइप में डिवाइड करूंगा दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिसेस होती हैं जब हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और हमें रिजल्टेंट में उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मिलता है। इट मींस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। तो हर वो मैट्रिक्स जिसमें ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी उसे हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक एग्जांपल लेता हूं, आप देखिए मैं यहां पे लेता हूं
यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स लिया, सपोज करो ये ए मैट्रिक्स है, मैंने इसका ट्रांसपोज किया। मैंने जब इसका ट्रांसपोज किया तो मुझे मिलेगा, इस रो को मैं कॉलम में चेंज कर दूंगा, इस रो को मैं कॉलम में चेंज करूंगा और इस रो को मैं कॉलम में चेंज कर दूंगा। जब मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो मुझे ये मिला। अब आप ये देखिए कि ये दोनों इक्वल है क्या, जस्ट इन केस आप देखिए दोनों इक्वल है क्या, तो नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं। लेकिन क्या प्रॉपर्टी फॉलो हो सकती है, तो आप देखिए अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं सभी एलिमेंट्स में से तो माइनस बाहर आ जाएगा। मैं लिख सकता हूं 0 -2 1 2 0 7 -1 -7 0। आप क्या देखते हैं, ये मैट्रिक्स और अंदर वाला मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं माइनस ऑफ ए, अगर आपने इसको ए माना था तो अगर ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए के इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगेन मेरा वही क्वेश्चन है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसी स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स में ही एप्लीकेबल है या वो किसी भी मैट्रिक्स में एप्लीकेबल हो जाएंगे। मेरा फोकस रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ है। तो हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेंगे तो उसका ऑर्डर होगा m/n, और अगर हम उसको ट्रांसपोज करेंगे तो उसका ऑर्डर हो जाएगा n/m। यहाँ n और m डिफरेंट होंगे क्योंकि वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो डिफरेंट होगा, और उस केस में हम दोनों को इक्वल नहीं कह सकते। तो सीधी सी बात ये है कि अगर हमें कभी भी किसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक देखना है, स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखना है, तो सबसे पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। दूसरी बात, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि सभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा 0 ही होंगे, और इस बात के लिए मैं प्योरली कॉन्फिडेंट हूं। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, आप ट्राई कीजिएगा कि ऐसा क्यों होता है कि जितने भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं उनके डायगोनल एलिमेंट्स 0 ही आपको मिलेंगे। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन द ट्रांसपोज। फर्स्ट पॉइंट, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A plus A ट्रांसपोज विल बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A plus A ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चलिए इस बात को चेक करते हैं। हम रेंडमली एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं 2x2 ऑर्डर का, -2 1 3 -5। बहुत सिंपल सा है, मैंने इसको A मान लिया। तो अगर मैं इसमें इसी का ट्रांसपोज ऐड करूं जो कि यही होगा, आप देख सकते हैं दोनों को ऐड किया तो मुझे क्या मिला, -2 दैट इज -4, 1 और 3 दैट इज 4, 3 and 1 is 4 and -5 that is -10। ओके, अब ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया है इसका ट्रांसपोज करना चाहिए। तो -4 4 4 -10, इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला -4 4 4 -10। तो आपने क्या देखा कि एक ऐसा मैट्रिक्स था जिसका ट्रांसपोज करने पर वापस मुझे वही मैट्रिक्स मिल गया, और जो मैट्रिक्स इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये बात सच है कि जब कभी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में मैं उसका ट्रांसपोज ऐड करूंगा तो ऑब्टेन्ड और रिजल्टेंट मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स A के लिए A माइनस A ट्रांसपोज हमेशा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। लेट्स सी, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिया -3 -1 7 4। ये एक मैट्रिक्स है, इसमें से इसका ट्रांसपोज माइनस करते हैं, तो ट्रांसपोज माइनस करेंगे तो -3 -1 7 4 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -3 -3 दैट इज 0, -1 -7 दैट इज -8, 7 -1 दैट इज 8 एंड 4 -4 दैट इज 0। ये हमारे सामने एक मैट्रिक्स आ गया, हमें इसका ट्रांसपोज करना चाहिए, तो 0 -8 8 0 दैट इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 0 -8 8 0, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0 -8 8 0। तो आपने देखा कि जिस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज किया रिजल्टेंट में उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव आ गया। अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है तो ये बात सही है कि हम उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो हमेशा याद रखें कि कभी भी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स A के लिए A प्लस A ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और A माइनस A ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और ये वीडियो पसंद आया होगा।
सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जितने भी नए वीडियोस आएंगे उनके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उन्हें देखकर अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। थैंक यू सो मच।